खबर बड़ी है और गाजा सिटी के रिहायशी इलाकों में बमबारी। एयर स्ट्राइक में तबाह हुई बहुमंजिला इमारत की यह तस्वीर। टारगेटेड इमारत में हमास के होने का दावा। तो गाजा सिटी में हो रहे इस विध्वंसक प्रहार की एक और ऐसी तस्वीर जहां गाजा सिटी के रिहायशी इलाकों पर बमबारी और एयर स्ट्राइक में बहुमंजिला इमारत तबाह। टारगेटेड इमारत में हमास के होने का दावा। और गाजा सिटी में ही आईडीएफ ने बमबारी और तेज कर दी है। रिहायशी इलाकों में महाविध्वंस लगातार जारी है। बड़ी खबर यह कि 24 घंटे में 29 लोगों की मौत का दावा। बमबारी से राफा की ओर भागने पर लोग मजबूर। और गाजा के ही खान यूनिस में इजरायली कहर। एक बड़ी खबर है, एक साथ कई इमारतों में विस्फोट से मची दहशत। यह तस्वीर बची हुई रिहायशी इमारतों को आईडीएफ तबाह कर रहा है। खान यूनिस में लोगों के लौटने की आशंका में हमले भी बढ़ा दिए गए हैं। और यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला। बड़ी खबर है, रूस ने फैब 500 बॉम्ब से किया अटैक। यूएमपी के मॉड्यूल के साथ घातक बमबारी, जहां एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग एरिया तबाह। ये देखिए एक बार फिर से रूस का ये विध्वंसक हमला है। फैब 500 बॉम्ब से अटैक, यूएमपी के मॉड्यूल के साथ घातक बमबारी, जहां एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग एरिया को तबाह कर दिया गया। और डोनबास में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। अगली बड़ी खबर है, यूक्रेनी बमबारी में पुल कैसे तबाह हुआ उसकी तस्वीर, जहां रूस की सप्लाई लाइन को किया गया टारगेट। रूस के विनाशक हमलों से दहला खेरसों। अगली बड़ी खबर, खेरसों में फैब 500L बॉम्ब से तबाही, जहां रिहायशी इमारतों पर क्लस्टर बॉम्ब गिराए गए और हमलों में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने टारगेट। तो तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से रूस ने बड़े विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया है। और इस बीच टारगेट पर वो एयर स्ट्रिप जहां पर लैंडिंग होने वाली थी। वहीं डोनबास में यूक्रेन ने विध्वंसक हमले को अंजाम देते हुए उस पुल को तबाह किया, जहां इस पूरे सप्लाई रूट को टारगेट किया गया है। और खेरसों की तस्वीर, बम से मची तबाही की वो तस्वीर, जहां रिहायशी इमारतों पर क्लस्टर बॉम्ब गिराए गए। और मास शूटिंग से हिल गया अमेरिका। रेस्टोरेंट में अचानक फायरिंग से मचे कोहराम की यह तस्वीर देखिएगा। नॉर्थ कैरोलिना के साउथ पोर्ट में वारदात को अंजाम दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना में ही गोलीबारी से मची दहशत की एक और तस्वीर, जहां हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, 8 जख्मी। फिश कंपनी रेस्टोरेंट में लाइव म्यूजिक के दौरान यह हादसा। पुलिस ने इस घटना को एक्टिव शूटर अलर्ट घोषित किया है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से लगातार विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और ये यूक्रेन पर विध्वंसक हमले को लेकर खबर है। साथ ही यूरोप में ड्रोन डूम्सडे वार्निंग आखिर है क्या, और ईरान में हमले की वार्निंग को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है। हालांकि यूएन में पाक पर भारत का प्रहार कैसे हुआ पर्दाफाश, एक एक डिटेल अब से थोड़ी ही देर में आपके सामने। लेकिन अब कीव में अभी रूस के ड्रोन अटैक की वो तस्वीर, जहां कीव में रूस का ड्रोन नष्ट किया गया है और हवा में ही मार गिराया गया सुसाइड ड्रोन। आपको बता दें, पिछले 12 घंटे से कीव समेत कई शहरों पर लगातार हमले जारी हैं और यही एक और सबसे बड़ी खबर है।
अब खबर इस लिहाज से समझिए जहां जेलेंस्की के अमेरिका से लौटते ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर विनाशक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन पर 44 मिसाइल 500 ड्रोन से रूस के डबल अटैक को लेकर यह खबर है। कीव में एंटी ड्रोन सिस्टम ने 90 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। एक बार फिर से जानिए कैसे यूक्रेन पर 44 मिसाइल और 500 ड्रोन से रूस का यह डबल अटैक हुआ है और टारगेट पर कीव रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले की खबरें। और कीव की ही 20 लोकेशन पर एक साथ हमला हुआ है। कीव के 6 जिलों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक। रूस के हमले में एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत की भी खबर। हालांकि कीव पर सबसे बड़े हमले की एक डिटेल अब आपके सामने, जहां 44 मिसाइल 500 ड्रोन से अटैक का मतलब एक्सपर्ट से पूछेंगे, क्योंकि लगातार 12 घंटे तक यूक्रेन पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, खबर है 5 लोगों की मौत को लेकर और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तो कीव पर इस वक्त किए जा रहे सबसे बड़े हमले की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि इस बीच एक सवाल सबसे पहले दत्ता सर आज आपसे कर रही हूं, क्योंकि ये किस स्ट्रैटेजी के तहत ये टाइमिंग, मैंने इसलिए भी कहा सर क्योंकि जेलेंस्की के वापस आने के बाद जिस तरीके से सीधा कीव को टारगेट किया गया है, किस लेवल पर ये ऑपरेशन कीव को टारगेट करते हुए चलाया जा रहा है सर? देखिए, इसमें बिल्कुल एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं या अपनी जो विवेकपूर्ण जितने भी वो स्टेटमेंट देते हैं, द सो कॉल्ड विवेकपूर्ण, कि वो कभी यूक्रेन से सपोर्ट वापस ले लेते हैं, कभी यूक्रेन को धमकाना शुरू कर देते हैं, कभी कोअर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। और अब क्योंकि उनका नाम नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने बिल्कुल बाहर निकाल के रख दिया है और उनकी मजम्मत हो रही है इसके बारे में, तो वो अब यूक्रेन को बिल्कुल सपोर्ट करने के इच्छुक हैं। रशिया ने इस बात को कोई बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबली नहीं लिया है और रशिया का ये संकेत है कि अगर यूक्रेन दोबारा अमेरिका के पाले में रहता है या अमेरिका उसको दोबारा सामरिक तौर पे या वैसे सपोर्ट करता है, तो रशिया यूक्रेन पे और हमले अपने तेज करेगा। सर जो बात कही वही अगली खबर है, क्योंकि आधे यूक्रेन में रूस के हमलों का अलर्ट है और कीव, ओडेसा समेत बड़े शहरों पर एक साथ रूस के हमले को लेकर यह खबर, जहां पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस की भयंकर बमबारी और रूस के हमलों से ओडेसा में मिलिट्री ठिकानों को किया गया तबाह। बड़ी खबर, कई रिहायशी इलाकों में रूस के ड्रोन गिरे हैं, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। तो आधे यूक्रेन में रूस के हमलों का अलर्ट है। कीव में लगातार हुए हमलों की तस्वीर आपने देखी। खबर ओडेसा से भी है, ओडेसा समेत कई शहरों पर हमले को लेकर यह खबर, जहां रूस के हमलों से ओडेसा में मिलिट्री ठिकानों को भी तबाह किया गया है। अब ज़ेपोरिज़िया में क्रूज मिसाइल से हमला, बड़ी खबर है। ज़ेपोरिज़िया में रिहायशी इमारत पर हमले की खबर है और ड्रोन हमले में स्कूल को भी नुकसान। हालांकि ज़ेपोरिज़िया प्रशासन का रूस पर रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप। ओजोनेस में यूक्रेनी ठिकानों पर नॉनस्टॉप अटैक, बड़ी खबर है। मिलिट्री बिल्डिंग पर रूस के हमले को लेकर, जहां रिहायशी इलाके में शेल्टर्स पर छिपे स्थानीय लोग। तो यूक्रेन पर बड़े हमले की एक साथ वो तस्वीर, जहां साफ है कि कीव को कैसे टारगेट किया गया। एयर डिफेंस एक्टिव है, जबकि ओडेसा से भी तस्वीरें सामने आई, जहां मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया और स्कूल पर अटैक ज़ेपोरिज़िया में। वहीं रिहायशी इमारत पर हमले को लेकर ये तस्वीर डोनेट्स्क से। और रूस का न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर से अटैक, 12 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से यूक्रेन पर बमबारी, जहां कैलिबर मिसाइल सैकड़ों ड्रोन से 5 तरफ से अटैक हुआ। TU-95, TU-22, TU-160 और MiG-31K से एयर स्ट्राइक को लेकर यह खबर। तो नॉनस्टॉप हमले जारी हैं, जहां यूक्रेन को एक बार फिर से दहला दिया गया है और 5 से ज्यादा शहरों पर हमले को लेकर खबर बहुत बड़ी है। कीव, ओडेसा,
मेन टारगेट। वहीं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमलों की ये तस्वीर आपके सामने रखी। हालांकि सैकड़ों शाहे ड्रोन से अटैक हुआ है। 6 Tu-95MS, 5 Tu-22M3, 1 Tu-160 और 4 MiG-31K से हमला हुआ है। हालांकि 4 क्रूज मिसाइल कैरियर से हुआ अटैक, यही एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है। विनोद ऑगस्टीन सर, किस स्ट्रैटेजी के तहत, ये सवाल मैंने इसीलिए किया था सबसे पहले दत्ता सर से कि आखिर ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या अब रूस बहुत हद तक यूक्रेन पर कब्जा कर चुका है? क्या वो बफर जोन की जो पहले खबरें आती थी, क्या उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैं वही मैप निकाल रहा था मेरे पीछे लगाने के लिए, ताकि दर्शकों को ये समझा पाए ओडेसा अपने आप में कितना महत्वपूर्ण जगह है। जहां तक रशिया का जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसको मैं थोड़ा और तब्दीली करके अगर बताऊं तो कंप्लीट कंट्रोल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन को लैंड लॉक बनाने के लिए अगर कोई एक तरीका है, वो है ओडेसा के ऊपर कब्जा, और यूक्रेन बन जाएगा लैंडलॉक कंट्री। उसको ब्लैक सी में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो ओडेसा तो आना ही था। 2 साल पहले से हम इसके अनुमान लगा रहे थे, लेकिन ओडेसा पे जो अटैक है वो हो सकता है एक संपूर्ण अटैक के तौर पे या फिर कंप्लीट कब्जे के तौर पे देखा जाएगा। ओडेसा के बाद मेरा अनुमान है, हो सकता है कि पीस टॉक ज़ेलेंस्की की तरफ से शुरू हो जाए, क्योंकि उसके बाद ज़ेलेंस्की के पास कुछ बचा नहीं रहेगा कोई कार्ड खेलने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वल्नरेबल हो चुका है, और ये रूस की वही स्ट्रैटेजी है कि किसी तरीके से ज़ेलेंस्की को अब अपनी कंडीशंस पर बातचीत करने के लिए सामने लाया जा सके। लेकिन अब अगला सवाल दीपक वोरा सर आपसे होगा, उससे पहले ये एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां रूस को ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी चेतावनी। और कीव में ब्लैकआउट हुआ तो मॉस्को में भी ब्लैकआउट। अब रूस को उसी की भाषा में जवाब देंगे। ब्लैकआउट की धमकी देना बंद करे रूस। मॉस्को में ब्लैकआउट के लिए रूस तैयार रहे। लेकिन अमेरिकी हथियारों से क्या रूस पर हमला करेगा यूक्रेन? अमेरिका से विनाशक हथियार यूक्रेन खरीद रहा है, और ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को हथियारों की लिस्ट सौंपी है। टॉमहॉक समेत कई लॉन्ग रेंज वेपन की डील संभव है, और अमेरिका से $90 अरब के समझौते की तैयारी। तो यूक्रेन को अमेरिकी हथियार, रूस पर प्रहार। खबर जानिए, जहां बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और यूक्रेन में डिफेंस डील की तैयारी को लेकर खबर बढ़ी है, और अमेरिका से ही $90 अरब का रक्षा समझौता यूक्रेन कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को लॉन्ग रेंज वेपन की लिस्ट सौंपी है। 3000 किलोमीटर रेंज की टॉमहॉक मिसाइलों पर समझौते को लेकर खबर। यूरोपीय देशों के फंड से हथियार यूक्रेन खरीद रहा है, और जरूरी और घातक हथियार जल्द लेने के लिए अमेरिका से डायरेक्ट डील भी। हालांकि यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की टाइमिंग को लेकर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां यूएन जनरल असेंबली के सेशन के दौरान हमला, और ज़ेलेंस्की के यूएस से टॉमहॉक मिसाइल मांगने के बाद हमला। यही सवाल दीपक वोरा सर अब आपसे, क्योंकि ट्रंप के यूक्रेन युद्ध जीत सकता है वाले बयान के ही 48 घंटे बाद हमले को लेकर यह खबर है। यूरोप के यूक्रेन को और मिसाइल देने के फैसले के 72 घंटे बाद हमले को लेकर खबर, और यूरोप के कई देशों में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद हो रहे हमले। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। शिकायत यह है कि 2 आउटस्टैंडिंग फौजियों को आप रखती हैं, मैं एम्बेसडर बीच में फंस जाता हूँ। बट लेट मी से समथिंग टू यू मैम व्हिच वुड इंटरेस्ट यू। मैं अभी चंडीगढ़ से लौटा हूँ, वहाँ पर एक इंडियन स्कूल्स अवार्ड्स था। तो जो लोग वहाँ बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, प्रेजेंटेशन कर रहे थे, सब यूक्रेन और कीव के युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, सिंदूर के बारे में, बहुत कुछ जो चीज़ें हो रही हैं उस गाथा के बारे में। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, आपको इतनी जानकारी कैसे है फॉरेन अफेयर्स के बारे में? बोले हम TV 9 पे देखते हैं। सो यू शुड बी प्राउड मैम। आपकी तारीफ कर रहे थे सब कि आप लोग इम्पार्शली प्रेजेंट करते हैं जो सच्चाई है। ये जो क्लाउन ऑफ कीव है, ये मिला डोनाल्ड ट्रंप से, आपको मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसको और खुश करने के लिए, उसको शहंशाह बनाने के लिए बोला आप अपनी जमीन तो वापस ले लेंगे, हो सकता है अब रूस की जमीन भी हड़प कर दें। और वो तो फिर और फूल गया, उसकी छाती 500 इंच की हो गई। फिर उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो मदद आपकी हम कर सकते हैं करूंगा। और फिर ज़ेलेंस्की साहब बोले कि $90 बिलियन जो आपने बताया, हम टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स लेंगे, कुछ ड्रोन्स लेंगे, यूरोपियन पैसों से और अपने पैसों से, यूक्रेन के पैसों से। और अमेरिका पैसा नहीं दे रही है। बहुत सिग्निफिकेंट है
कि मैं अब कोई पैसे नहीं दूंगा तेरे को, खरीद मुझसे कोई पैसे मत मिलेगा, और यूरोप के पैसे ला जो बेकार के लोग हैं और अपने पैसे खर्च कर। अब उसके पास पैसे कहां से हैं, ये आई थिंक योर गेस इज एज गुड एज माइन, कहां से करप्शन के जरिए उसने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। सो मेरा मानना है कि जो उसका स्वागत हुआ है रूस से, रूस ने ये बता दिया टाइगर तू जितना जाना चाहता है ट्रंप के साथ ब्रेकफास्ट खा, लंच खा, डिनर खा, रात के मिडनाइट स्नैक खा, जो खाना है खा, तू वापस आ और देख मैं तेरे लिए क्या कर सकता। अब मेरा मानना है कि ज़ेलेंस्की उस लेवल पे पहुंच चुका है, वो सोच रहा है कि मेरा देश तो गया, बर्बाद हो गया, अब जो कुछ हो सकता है मैं भड़काता रहूं, करता रहूं, जब तक इंटरनेशनल मीडिया मुझको अटेंशन देता है मैं कुछ ना कुछ बयान देता रहूं और थोड़ा सा मैं अपने आप को बता दूं अपने लोगों को कि मैं अभी तक टाइगर अभी जिंदा है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। वो अलग बात है कि टाइगर के सारे दोस्त मर गए हैं, बट टाइगर अभी जिंदा है। दिस इज रियली कमिंग फ्रॉम माई हार्ट मैम, जब आपसे बात करता हूं। थैंक यू। यूएन में भारत का प्रहार, जहां आतंक का एपिसेंटर पाकिस्तान। अब बड़ी खबर है, जहां यूएनएससी में भारत को मिले स्थायी सीट, और स्थायी सीटों के लिए भारत और ब्राजील का समर्थन। अब रूस ने किया है भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन, और रूस के विदेश मंत्री लवरोव ने संबोधन में मांग की है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। भारत ने कहा वैश्विक आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान। एस जयशंकर के बयान पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा यूएनजीए का हॉल, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़े। भारत अपनी आजादी से ही इन चुनौतियों का सामना कर रहा। दीपक वोरा सर, अगला सवाल भी एक बार फिर आप ही से होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में तार पाकिस्तान, और ये इंफॉर्मेशन रखती हूं, उसके बाद आपके पास आती हूं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है, और दशकों से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के तार उससे जुड़े हैं, और आतंकवादियों की सूची में उसके नागरिकों के नाम भरे पड़े हैं। सीमा पार बर्बरता का सबसे ताजा उदाहरण पहलगाम हमला है, और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग भी किया है। भारत ने आतंक के आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया है। ओवर टू यू दीपक सर। बिल्कुल सही आपने कहा है, जो अभी आपने बात की है, जो हमने स्टेटमेंट दिया, किसी कंट्री का नाम नहीं लिया था, उसका जो आदमी है उसने तो बार बार भारत का नाम लेके भारत ये है वो है, हमने पीट दिया, हमने ठोक दिया, हमने सारी दुनिया को ठोक दिया, सिर्फ बकवास करता रहे, लोग हंसते हैं। बट वी वर वेरी मेजर्ड, और हमने बिल्कुल वही कहा है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, चाहे पहलगाम पे हमला हुआ, उससे पहले जितने आतंकी हमले हुए। हमने ये भी कहा कि जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट है, सबसे ज्यादा नागरिक आतंकिस्तान हमारे पड़ोसी देश है, इसमें कोई डाउट नहीं। एनीबॉडी, वो तो पूरी पब्लिक डोमेन में है, आप एक्सेस करके देख सकते हैं पाकिस्तान के कौन कौन नागरिक हैं। ये एक बहुत जबरदस्त तमाचा था। दूसरी चीज मैम, जो मेरे कुछ दोस्तों ने बताया, बड़ी मजेदार, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, मैं जानता नहीं सही है, कि पाकिस्तान का जो दूतावास है न्यूयॉर्क में, जिसका कॉन्सुलेट है, उन्होंने पता करने की कोशिश करी अगर बदमाश शरीफ की बजाय फील्ड मार्शल एड्रेस कर सकता है यूएनजीए को। बताया गया कि नहीं, वो अभी हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट एड्रेस करते हैं, आर्मी चीफ एड्रेस नहीं करते। यहाँ तो वो बन जाए अगले 24 घंटे में, फिर बोल सकता है, अभी तक नहीं बोलेगा, तो वो खामोश होकर वहां पर बैठ गया। फाइनली जो ये मिले थे मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब से, आपने एक चीज नोटिस की होगी, और हमारे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं, कि कोई व्हाइट हाउस से उस पर टिप्पणी नहीं हुई, कुछ नहीं बताया कि देखो हमने ये कर दिया, हमने ये बोला। पाकिस्तान वालों ने कोई 2-4 चीजें कही हैं, बट व्हाइट हाउस से, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, एक रीड आउट होता है, सारा इंटरनेशनल प्रेस वहां पे, कुछ तो बोलो, कुछ नहीं बोला। और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि उसने पूरी तरह से इसको, मुल्ला को बोला है, देख तूने कहा था बलूचिस्तान को मेरे हाथ हवाले कर देगा, चीनियों को निकाल देगा, कैनेडियंस को क्या हुआ, और अब मुझे बागराम चाहिए, जा भेज अपने 30, 40, 50 हजार लोग मर जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बागराम चाहिए। अब देखता हूँ मुल्ला क्या करता है। मुल्ले का चेहरा भी उतरा हुआ था, मेरे लोग कहते हैं, जब वो वहां से बाहर निकला, क्योंकि वादे कर चुका है, लेकिन उनको वो जो अचीवमेंट है उसको डिलीवरी वो नहीं कर पाएगा। मतलब वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम व्हाइट हाउस मीटिंग में कोई रीड आउट, यानी कोई ऐलान उन्होंने नहीं किया कि ये वो काउंटर टेररिज्म पाकिस्तान के, हमने ये बात की, वो बात की, वो बात की। व्हाइट हाउस खामोशी साधे हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हो रहा है ऑगस्टीन साहब, यहाँ आप जानते होंगे क्या हो रहा है, दत्ता साहब जानते होंगे। वाई अगला सवाल उन्हीं से करूंगी, लेकिन उससे पहले एक खबर है सर, जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात बेकाबू हो चुके हैं, और पीओके के कई शहरों में पुलिस आर्म्ड फोर्सेस का फ्लैग मार्च, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च, और पीओके में सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। हालांकि पीओके में सेना और पुलिस की सड़क पर कड़ी निगरानी।
और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चरम पर है तनाव, जहां पीओके में पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग तेज हो चुकी है और स्वतंत्रता की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग की फिलहाल ये तस्वीर देखिए। और पीओके के कोटली में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन, जहां पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष लोगों पर फायरिंग की और पीओके में सरकार के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन। हिंसा पर काबू के लिए पीओके में कई सड़क बंद हो चुकी हैं। मीडिया कवरेज पर पाक सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। दत्ता सर, और कितने फ्रंट बचे हैं जहां पर एक्सपोज होना बाकी है अभी पाकिस्तान? सर प्लीज अनम्यूट। आ गई आवाज जी। हाँ जी, पाकिस्तान की जो हालत है वो कहते हैं कि बिल्कुल बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इट इज ऑन द कार्ड्स। आप देखिए खैबर पख्तूनवा बिल्कुल बगावत में खड़ा हुआ है, सिंध में बगावत हो रही है, बलूचिस्तान आप देख लिए उन्होंने बिल्कुल अपनी आजादी तकरीबन घोषित कर दी है। तो ये बताता है, अभी देखिए गिलगित बाल्टिस्तान में उन्होंने एक ब्रिगेड वर्थ फॉर्मेशन जो जनरल एरिया मंगला से उठाई है वो वहां उन्होंने डिप्लॉय की है। वहां मुजाहरे हो रहे हैं, वहां लोग अपनी आजादी चाहते हैं। वहां की जो आवाम है वो पुलिस को और फौज को खदेड़ रही है। तो ये जो सारे हालात हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान के काबू में नहीं है। आप ये देखिए बलूचिस्तान ने एक बहुत बड़ा कार्ड मतलब प्ले किया है। उन्होंने दो जो बड़े बड़े उनके प्रोविंस मतलब जो उनके रीजन से बलूचिस्तान में उनको उन्होंने आजादी घोषित करते हुए अमेरिका को बोला है कि आप अगर यहाँ के खनिजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमसे डील करिए। असीम मुनीर कुछ नहीं कर पाएगा, ना वो उसकी फौज यहाँ पैर रख सकती है। तो ये बताता है कि किस कदर आजादी का जुनून पूरे पाकिस्तान के ऊपर छाया हुआ है। और पाकिस्तान किस कहते हैं ना कि मतलब असीम मुनीर तो यही कहेंगे कि मेरा देश इतने हिस्सों में तकसीम हो गया कि मेरे हिस्से में कुछ आया ही नहीं। तो उनके पास केवल पंजाब की प्रोविंस रह जाएगी। अंडरस्टूड सर। वेनेजुएला से ईरान हमले का सायरन, बड़ी खबर, क्योंकि दोनों फ्रंट पर की गई तैयारियों को लेकर पिछले कई दिनों से संकेत मिले हैं। क्या इसका इस फ्रंट पर अब काउंटडाउन हो चुका है शुरू? क्योंकि वेनेजुएला पर विध्वंसक हमलों के काउंटडाउन को लेकर खबर ये, जहां ड्रग कार्टेल के ठिकाने अमेरिका दहलाएगा और ड्रग तस्करों की बोर्ड तबाह करेगा अमेरिका। ड्रग प्रोडक्शन लैब में भीषण ड्रोन हमलों का प्लान है। अमेरिकी तैयारी पर एनबीसी न्यूज क्या बड़े दावे कर रही है, यही एक और सबसे बड़ी खबर है। हालांकि खबर यह भी कि अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए वेनेजुएला भी तैयार है और हमलों की आशंका में पूरे वेनेजुएला में हाई अलर्ट है। विनोद अगस्तीन सर, इसी को लेकर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि कैरेबियन सी में वेनेजुएला नेवी की एक्सरसाइज को लेकर खबर, मिसाइल अटैक क्राफ्ट के साथ हमलों की तैयारी को लेकर खबर, और दोनों फ्रंट से लगातार हो रही तैयारी को महज क्या ये सर एक प्रोजेक्शन है या अब वाकई काउंटडाउन शुरू हो चुका है? दो चीजें इसमें तो बहुत साफ है सुरभि जी। पहली बात, जो वेनेजुएला का अटैक जिसके बारे में हमने भी खबर किया था वो क्या सही था या गलत था, उस पे काफी टिप्पणी हुई और ट्रम्प साहब को कटहरे में खड़ा किया गया। उनके अपने जो MSNBC या बाकी जो उनके जो लोकल चैनल्स हैं उन्होंने उन पे काफी टीका टिप्पणी हुई। और उसमें ये समझ में आया लोगों को कि जो 12-15 लोग को मारने की जो उन्होंने दावा किया था वो उसमें कुछ लोग निर्दोष या निहत्थे भी हो सकते थे। तो आप किसी के भी ऊपर डेथ सेंटेंस कैसे आप घोषित कर सकते हैं? तो इस पे जो जवाब है या जवाबी कार्रवाई है वो वेनेजुएला के ऊपर के जो अटैक है उसी से इनको एक स्टैंप मिलेगा कि वो जो काम किया इन्होंने वो ठीक था। तो ये दिस वाज कमिंग। इनफैक्ट उस समय निशांत में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये ऑन द कार्ड्स था। आपको एम्बेसडर साहब बिल्कुल अच्छे से बता पाएंगे, ये वेल ट्रैवल्ड है इस एरिया में। लेकिन जो काराकास से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अपने आप टोटली विपरीत हैं और UN इस पे बिल्कुल चुप्पी साधा हुआ है। ये कहाँ जाके थमेगा
वेनेजुएला क्या Right, sir. ये इन्वेड करेंगे, Right. ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन Over सर to you. अब अगली खबर पर भी आप ही से रिस्पॉन्स चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान की भी विध्वंसक जंगी तैयारी को लेकर एक खबर है। और मतलब समझाइएगा, क्योंकि रूस से ईरान को मिले मिग-29 फाइटर जेट्स को लेकर खबर। मिग-29 की डिलीवरी शॉर्ट टर्म समाधान, और मिग-29 के बाद जल्द मिलेगा Su-35 और S-400 भी। ईरान ने कहा है कि दुश्मनों को ताकत की भाषा समझ आएगी। तो ईरान की जंगी तैयारी को लेकर अब तक कई बड़ी खबरें आ चुकी हैं। फिलहाल आज खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान की सैन्य मजबूती पर अब जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, मतलब समझाइएगा विनोद सर, क्योंकि दुश्मनों को ताकत की भाषा समझाने के लिए बड़ी सैन्य डील को दावा ईरान कर रहा है। ईरानी सांसद अबुल फजल की ईयू और अमेरिका को यह वार्निंग है, ईरान अब अपने दुश्मनों को बारूदी ताकत से जवाब देगा। और रूस ने ईरानी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए मिग-29 भेजे हैं। हालांकि ईरान में जल्द दिख सकता है रूस का Su-35 और S-400 भी। चीन जल्द ईरान के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए HQ-9 देगा, और HQ-9 वही डिफेंस सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नहीं बचा पाया। अभी तक ईरान के पास सिर्फ रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ही था। विनोद सर, देखिए, दो चीजें सुरभि संक्षेप में मैं बताता हूँ। हाँ। ये जो S-300 है, ये रिवर्स इंजीनियर्ड HQ-9 है, जो रिवर्स इंजीनियर्ड S-300 है, जिसमें कुछ कमियां और खामियां रही हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने इसको अपने बेड़े में जिस तरह से इसको स्लॉट इन किया, जैसे ISCCS पे हमने बिठाया, उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हमने पूरा हमने ध्यान दिया, जिसकी वजह से हमारा S-400 सिस्टम जो है 300 किलोमीटर अंदर या 300 कुछ किलोमीटर अंदर जाके दुश्मन के जो हवाई जहाज को गिराया। Right, ये सब मद्देनजर ईरान को ये समझ में आया सुरभि जी कि जितना तवज्जो उन्हें एयर डिफेंस में देना चाहिए, उतना तवज्जो उन्होंने एयर डिफेंस पे नहीं दिया। और इंडिया ही नहीं, काफी देशों को ये समझ में आया है कि एयर डिफेंस अपने आप में एक अलग फोर्स होना चाहिए, और उस पर सबसे ज्यादा इनको जोर देना चाहिए। तो मिग-29 एक एयर डिफेंस फाइटर है, Su-30 एक एयर डिफेंस फाइटर है। तो हवा से हवा मारने वाला जो कैपेबिलिटी है उसको वो बढ़ा रहे हैं, जमीन से हवा को मारने वाली कैपेबिलिटी है उस पे वो बढ़ा रहे हैं। अगला अमेरिकन अटैक पे बहुत भयंकर काउंटर प्रहार होगा, ये लिखित में ले लीजिए। लेकिन अब ईरान पर भी क्या कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, क्योंकि प्रतिबंधों के बाद ईरान पर नए सैन्य हमले के प्लान को लेकर खबर है, जहां ईरान पर हमलों की योजनाएं और विकल्प पर विचार हो रहा है। इंटेलिजेंस के हवाले से रूसी विदेश मंत्री लवरोव का दावा, ईरान पर हमले का खतरा अभी भी कायम। तो बड़े हमले की वार्निंग, अलर्ट पर है ईरान। बड़ी खबर है, जहां नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद हाई अलर्ट पर ईरान है, और इंटेलिजेंस के हवाले से रूस ने ईरान पर बड़े हमले की वार्निंग दी है। हालांकि रूसी विदेश मंत्री लवरोव ने क्या कहा, ईरान पर हमले का खतरा कायम है। ईरान पर कब और कैसे हमला हो, इस पर विचार किया जा रहा है। टारगेट पर ईरान के परमाणु संस्थान, बैलिस्टिक मिसाइल साइट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। जून 2025 में इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां रूस नेटो तनाव के बीच न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर खबर बहुत बड़ी है, और ये यूक्रेन पर बड़ा हमला, यूरोप में डूम्सडे। परमाणु युद्ध के सबसे करीब दुनिया, रूस के सबसे नजदीकी देश ने पश्चिम को धमकाया है। यूएन के मंच से बेलारूस के विदेश मंत्री की चेतावनी, डूम्सडे क्लॉक में प्रलय बस 1 मिनट दूर। तो बेलारूस की न्यूक्लियर वार्निंग, जहां बड़ी खबर है, परमाणु युद्ध के सबसे करीब है दुनिया, और यूएन के मंच से बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम राइजेनकोव की यह चेतावनी। यूक्रेन जंग की वजह से तेजी से परमाणु खतरा बढ़ चुका है, और डूम्सडे क्लॉक में प्रलय से बस 1 मिनट दूर है दुनिया। रूस से परमाणु हथियारों की पहली खेप पाने की तैयारी में है बेलारूस। और नेटो देश जर्मनी में हाई अलर्ट। एक और बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध ड्रोन को लेकर एयरपोर्ट पे अलर्ट, और जर्मन गृह मंत्री ड्राइब्रंट की ड्रोन को लेकर चेतावनी। एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन से खतरा, संदिग्ध ड्रोन्स को मार गिराएंगे। तो यूरोप में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, जहां ड्रोन दिखने के बाद नीदरलैंड में अलर्ट, और स्कीफोल एयरपोर्ट के पास अज्ञात ड्रोन दिखा है। 45 मिनट तक एयरपोर्ट को बंद किया गया। विमान फ्लाइट को 150 मीटर की ऊंचाई पर, विमान पायलट को दिखा 150 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन।
तो नेटो देश नॉर्वे के संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ को लेकर यह खबर है, जहां ओलन एयरबेस के नजदीक अज्ञात ड्रोन दिखा है। F-35 फाइटर जेट्स के बेस के पास ड्रोन मूवमेंट और डेनमार्क के मिलिट्री साइट में भी ड्रोन नजर आए हैं। लेकिन यूरोप में संदिग्ध ड्रोन से मचे हड़कंप को लेकर एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि कहां पर दिखे हैं ये ड्रोन। ऐसे में एक सवाल मैं आपसे करूंगी दीपक वोरा सर, क्योंकि सीधे रूस को टारगेट करने को लेकर जिस तरीके से सहमति बनती आ रही है, क्या ये वाकई आने वाले वक्त में संभव हो सकता है? क्योंकि खबर है कि किस तरीके से नीदरलैंड के स्किफॉल एयरपोर्ट पर ड्रोन नजर आया है। नॉर्वे की बात करें तो ओलेंड एयरबेस के पास नजर, पोलैंड की बात करें तो लुबिन और वॉर्सो एयरपोर्ट के पास दिखने का दावा किया गया है। रोमानिया यूक्रेनी बॉर्डर से सटे लुत्विया काउंटी पर यह नजर आया है। और एक और लोकेशन है लिथुआनिया, जहां पर विल्सन एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा है। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन इस वक्त रखी गई है, इसमें इस मैप को देखना बहुत जरूरी है। और इन लोकेशंस के लिहाज से सर, संदिग्ध ड्रोन का नजर आना और पिछले एक हफ्ते में ये खबरें सामने आना कि अगर किसी तरीके के एयर स्पेस का वायलेशन होता है तो सीधे टारगेट किया जाएगा। आर दे रेडी फॉर दिस, दीपक वोरा सर? Who is ready for it? I mean, नेटो देश या यूरोप पूरी तरीके से क्या समर्थन करता है कि रूस ने अगर एयर स्पेस वायलेशन किया तो सीधे मार गिराए जाएंगे ये ड्रोन्स? सवाल ही पैदा होता। मैं आपको अभी बता दूं, मैं टू थिंग्स वेरी क्विकली। अभी हम जस्ट गोइंग बैक टू गाजा, मिडिल ईस्ट जो हो रहा था, जब इजराइल ने हमला किया था कतर पे, उससे पहले सारी दुनिया कहती थी कि अरब देशों का नंबर 1 दुश्मन ईरान है। राइट। कतर के हमले के बाद अरब देशों का नंबर 1 दुश्मन इजराइल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफी कर बैठा है वहां पर। अब दूसरी जो आपने बात की, जो ड्रोन जो जा रहे हैं, मेरे ग्रुप के एक व्यक्ति ने मजाक में कहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका भड़का रहा है रूस को कि ड्रोन भेज, क्योंकि इनके पास एंटी ड्रोन वेपन्स नहीं है, वो मैं सप्लाई करूंगा, पैसे लूंगा इन लोगों से, हम दोनों मिलकर बांटेंगे, कमीशन खाएंगे उसके ऊपर। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। यूरोप में दम नहीं है मैम लड़ने के लिए रूस के बरखिलाफ। रूस के कितने 3 साल से तो वो भिड़ रहे हैं, देयर फोर्सेस आर फाइटिंग, आर्मी लड़ रही है। यूरोप में सिर्फ, अगर वो यूरोप का हिस्सा भी माना नहीं जाता, यूक्रेन की फौज को थोड़ा बहुत अब एक्सपीरियंस आ गया है लड़ने का, फौज भी उसकी खत्म हो रही है, और किसी के पास है ही नहीं। और किसी बाकी लोगों के पास तो धमकी देने के अलावा कुछ नहीं है। नए नए टर्म्स लाते हैं, बैठकें करते हैं, शैंपेन पीते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर जाके घर सो जाते हैं आराम से। सो यूरोप इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो किसी प्रकार से चैलेंज कर सके रशिया को। ये सब दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल। अच्छा, और रूस चुन चुन कर टेस्ट कर रहा है एयर डिफेंसेस, जो देश ज्यादा उछलते हैं, जो नए नए नेटो में गए हैं। रूस के साथ बढ़ते तनाव और खतरों के बीच नेटो की तैयारी को लेकर खबरें आ रही हैं, और क्योंकि रूसी बॉर्डर के नजदीक अब बड़े युद्ध की तैयारी नेटो कर रहा है, इसको लेकर एक खबर है। रूसी सीमा के पास स्वीडन और फिनलैंड की ब्रिगेड तैनात है, और 5000 सैनिकों की स्ट्राइक ब्रिगेड की तैनाती को लेकर यह खबर है। लाप्लान में नॉर्बॉटन मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तैनात, और यूरोफाइटर और F-35 भी फिनलैंड में किए गए हैं तैनात। अब नेटो की तैयारी, खबर क्या है? रूस के बॉर्डर के नजदीक नेटो की सेना तैनात की गई है। फिनलैंड और स्वीडन के 5000 सैनिकों की तैनाती। लाप्लान में ही नॉर्बॉटन मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तैनात हुई है। 7000 अतिरिक्त फिनिश सैनिकों को भी तैनात किया गया है। कठोर सर्दियों में भी युद्ध लड़ने में माहिर है ये नॉर्बॉटन मैकेनाइज्ड ब्रिगेड। और ब्रिटिश यूरोफाइटर, F-35 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन एक और खबर है, और ये ब्रिटिश द्वीपों पर सैबोटाज ऑपरेशन की तैयारी में रूस। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप के ही इंटरनेट और एनर्जी सप्लाई में तोड़फोड़ की यह तैयारी है। रूसी खुफिया जहाज नियंत्रण के मूवमेंट के बाद अलर्ट। नियंत्रण पर समुद्री केबल का डेटा इकट्ठा करने का शक। और यूक्रेन के पूर्व मंत्री ज़िराशेंको की FT के हवाले से फिलहाल क्या दावा किया गया है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि टारगेट पर यूरोप के सी केबल। खबर क्या है? ब्रिटिश द्वीपों के आसपास सैबोटाज ऑपरेशन की तैयारी में रूस। रिपोर्ट में दावा किया गया यूरोप के अंडर सी केबल में तोड़फोड़ की साजिश, और रूसी खुफिया जहाज यहां तक के 3 महीने तक यूरोपीय क्षेत्र में रहा। नॉर्वे, इंग्लिश चैनल और आयरिश सी, स्वेज नहर में भी देखा गया है। रूसी जासूसी शिप के चालक दल को सबमरीन सर्विस का अनुभव है। और यूक्रेन के पूर्व मंत्री एंटोन ज़िराशेंको की FT की रिपोर्ट में किया गया है ये बड़ा दावा। अब रूस निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां ड्रोन स्ट्राइक कर रूस को बदनाम कर रहा है यूक्रेन। पश्चिमी देशों में ड्रोन घुसपैठ का लवरोव का बड़ा दावा। झूठे फ्लैग ऑपरेशन बंद करे यूक्रेन। पश्चिमी देश कर रहे हैं यूक्रेन की मदद। और बढ़ते तनाव के बीच ही वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग। खबर क्या है? रूस नेटो में होकर रहेगी जंग, और हाइब्रिड हमलों से नेटो को उकसा रहा है रूस। दत्ता सर, इस पर आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगी, क्योंकि एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने नेटो को आगाह किया है यूक्रेन को नेटो का समर्थन बंद कराने के लिए
हमले। फिलहाल रिपोर्ट के जरिए आ रहे इंफॉर्मेशन, क्योंकि रूस नेटो में टेंशन, वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग, जहां रूस और नेटो में संघर्ष होकर रहेगा। बड़ी खबर क्या है? हाइब्रिड हमलों से नेटो को उकसा रहा है रूस। बढ़ते तनाव के बीच एस्टोनिया की भी बड़ी चेतावनी, रूस को नेटो अपनी ताकत दिखाया। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हैनो पेवकुर की तरफ से कहा गया, यूक्रेन को नेटो का समर्थन बंद कराने के लिए हमले और यूक्रेन को छोड़ने के लिए नेटो को मजबूत कर रहा है रूस। रूस को रोकने में अमेरिका नाकाम रहा तो यूरोप पर संकट। ओवर टू यू दत्ता सर। देखिए, नेटो की जो 22 कंट्रीज हैं उनको अमेरिका सपोर्ट करता है, और जिस तरह से नेटो ने अपने जो डिफेंसेस हैं और जो अपने ट्रुप्स का जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है या फॉरवर्ड स्टेजिंग है, वो लाटविया में अडाजी में किया हुआ है, लिथुनिया में रुकला में किया हुआ है, एस्टोनिया में टापा में किया हुआ है, जो और पोलैंड में ऑरिस में किया हुआ है, जो यूएस उसमें लीडिंग रोल में है। और पोस्ट यूक्रेन वॉर बल्गेरिया में भी उसके कुछ ट्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताता है कि वो किस तरह से तैयार है। और जैसे वोरा साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, उसने ये भी कहा है कि सारे यूरोपियन देश 2% अपनी जीडीपी का हिस्सा जो है वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में लगाएं, और वो यकीनन मतलब अमेरिका से ही खरीदेंगे। तो ये उसकी जो जो वॉर को उकसाने की जो तरीका है और उसमें अपनी इकोनॉमी का फायदा करना है, तो नेटो बिल्कुल तैयार है। नेटो ने एक इस तरह का सूडो कॉन्फिडेंस इन देशों को दिया हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला किया तो हम हैं। लेकिन रूस की ताकत और रूस का जो जुनून है पुतिन साहब का, उसके बारे में इनको इल्म नहीं है। रूस की ताकत इन्होंने देखी है, रूस का जुनून नहीं देखा इन्होंने। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए इन देशों को थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रशिया इस तरह से कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आता है तो उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दत्ता सर, विनोद जी और दीपक वोरा सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन बड़ी खबर इस बीच एक और बता दूं, क्योंकि अब खबर है कि कैसे रूस से ईरान की 25 अरब डॉलर की न्यूक्लियर डील, और रूस बनाएगा ईरान में 4 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस का रोसटॉम बनाएगा जनरेशन 3 न्यूक्लियर रिएक्टर, और मॉस्को और तेहरान में गहराए रिश्ते। पश्चिमी दबाव का जवाब। इजराइल ने कहा ईरान का मकसद न्यूक्लियर हथियार, और ईरान पर 10 साल बाद फिर कसा शिकंजा। बड़ी खबर है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ईयू की बड़ी चोट, जहां संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर फिर लगाए कड़े प्रतिबंध, और ईरान को बचाने की रूस और चीन की कोशिशें नाकाम। 10 साल पहले ऐतिहासिक समझौते के बाद प्रतिबंध हटा था।